दिल्ली में राहुल का फेर में आप सभी का स्वागत है। दिल्ली चुनाव में राहुल गांधी की एंट्री हो चुकी है। राहुल गांधी ने वाल्मीकि मंदिर पहुंचकर चुनाव प्रचार की शुरुआत तो कर दी और इसके जरिए क्या मैसेज दिया और दिल्ली की सियासत में क्या बदलाव अब नजर आने वाला है, इस पर देखिए सबसे पहले हमारी खास रिपोर्ट, फिर करेंगे चर्चा की शुरुआत। आरएसएस बीजेपी जो भाई को भाई से लड़ाते हैं और कहा था कि साफ राजनीति लाऊंगा और सबसे बड़ा लिकर का स्कैम दिल्ली में हुआ है। राहुल गांधी ने दिल्ली चुनाव में एक बार फिर एंट्री ले ली है, जिसकी शुरुआत वाल्मीकि मंदिर में दर्शन पूजन के साथ हुई, जिसके बाद ओखला और पटपड़गंज विधानसभा में रोड शो की बारी आई। राहुल गांधी ने वाल्मीकि मंदिर पहुंचकर एससी वोटर्स को मैसेज दिया। हम नफरत का हिंदुस्तान नहीं चाहते हैं, हम डर का, हिंसा का, नफरत का हिंदुस्तान नहीं चाहते हैं। हमें मोहब्बत की दुकान चाहिए। आरएसएस बीजेपी जो भाई को भाई से लड़ाते हैं, एक धर्म को दूसरे धर्म से, एक जात को दूसरी जात से, और बीच में केजरीवाल जी जो भी मन में आता है कह देते हैं। वो दिल्ली याद है आपको? दिल्ली में एससी वोटर्स और मुस्लिम मतदाता का समीकरण भी आपको बताएंगे, पर उससे पहले राहुल गांधी के दिल्ली चुनाव से गायब होने को लेकर हुई सियासत से आपको रूबरू कराते हैं। दरअसल अब तक राहुल गांधी ने सिर्फ सीलमपुर विधानसभा में ही सभा की थी, वो भी 14 दिन पहले, जिसमें उन्होंने पीएम मोदी और केजरीवाल को एक जैसा बताया था। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी ने भ्रष्टाचार मिटाया क्या? मिट गया। तो जैसे प्रचार नरेंद्र मोदी जी करते हैं मीडिया का, झूठे वायदे, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक झूठे वायदे, वैसे ही स्ट्रेटेजी केजरीवाल जी की है, कोई फर्क नहीं है। राहुल गांधी के चुनाव प्रचार से नदारद होने को लेकर बीजेपी और आम आदमी पार्टी हमलावर थी। कांग्रेस पर तो ये आरोप लगे कि वो अंदर ही अंदर आम आदमी पार्टी को फायदा पहुंचा रही है। दोनों ही पार्टियां नूरा कुश्ती खेल रही हैं। भ्रष्टाचारी, घोटालेबाज, दंगा करने वाले केजरीवाल हो या राहुल गांधी की कांग्रेस हो, दोनों ही मानवता, लोकतंत्र, ईमानदारी और राष्ट्रवाद की दुश्मन है। जनता ने दोनों को हराने का मन बनाया है। दोनों ही आपदा हो या कापदा, दोनों ही हारेंगी। सिर्फ राहुल ही नहीं, प्रियंका गांधी वाड्रा और मल्लिकार्जुन खड़गे भी दिल्ली चुनाव कैंपेन में नजर नहीं आ रहे थे, लेकिन मंगलवार को 2 सभाओं के जरिए राहुल गांधी ने सभी अटकलों का विराम लगा दिया। कहा था नए तरीके की राजनीति करूंगा, इलेक्ट्रिक पोल पर चढ़ गए थे, याद होगा आपको, याद है कि दिल्ली को बदल देंगे। और जब गरीबों को जरूरत पड़ी तो कहीं नहीं दिखे वो। जब दिल्ली में हिंसा हुई कहीं नहीं दिखे वो। और कहा था कि साफ राजनीति लाऊंगा और सबसे बड़ा लिकर का स्कैम दिल्ली में हुआ है। अब आपको बताते हैं कि दिल्ली में एससी वर्ग और मुस्लिम वोटर्स किस तरह से सत्ता की चाबी कहलाते हैं। एससी और मुस्लिम वोटर्स का गणित देखें तो राजधानी में करीब 13% मुस्लिम वोटर्स हैं। 10 से ज्यादा सीटों पर निभाते हैं अहम भूमिका। बीजेपी ने मुस्लिम बाहुल्य सीटों पर उतारे हिंदू चेहरे। मुस्लिम वोटों के बिखराव का मिल सकता है फायदा। दिल्ली में 17% से ज्यादा दलित मतदाता, 70 में से 12 सीटें दलित वर्ग के लिए आरक्षित। बीते 2 चुनाव में आपने जीती सभी एससी सीटें। पार्टी के लिए एससी वोटर्स कितना जरूरी है, इसका अंदाजा इसी बात से लगा लीजिए कि अरविंद केजरीवाल ने नामांकन भरने से पहले वाल्मीकि मंदिर में पहुंचकर दर्शन किए थे और अब राहुल गांधी ने भी वाल्मीकि मंदिर में दर्शन किए। यानी एससी वोटर्स के रास्ते पार्टियां सत्ता की चाबी तलाश रही हैं। हालांकि एक बड़े तबके को प्रभावित करने वाली यमुना पर सियासत अब भी जारी है। तो रिपोर्ट देखिए आपने, अब सीधे बढ़ते हैं डिबेट की ओर। सबसे पहले मेहमानों का परिचय करा देती हूँ, उसके बाद चर्चा की शुरुआत। संतोष गौतम जी, मुख्य प्रवक्ता एमपी कांग्रेस, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पंकज चतुर्वेदी जी, एमपी बीजेपी प्रवक्ता है, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वंशराज दुबे जी आपसे जुड़ चुके हैं, दिल्ली से जुड़े हैं। और शैलेंद्र सिंह राजपूत जी, एग्जीक्यूटिव एडिटर है, स्टूडियो से ही हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सभी मेहमानों का सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है बंसल न्यूज में। चर्चा की शुरुआत करते हैं। देखिए, दिल्ली का दंगल अपने शबाब पर है। एक दिन 3 दल, 9 नेता और 40 रैलियां।
शैलेंद्र जी, आपसे समझना चाहूंगी, ऐसे में राहुल गांधी की री एंट्री, वो भी कहां जाते हैं? वाल्मीकि मंदिर, उसके बाद उस इलाके में जाते हैं जहां मुस्लिम वोटर्स का काफी ज्यादा इफेक्ट है, मुस्लिम बाहुल्य सीटों पर उनका दौरा होता है। कैसे देखते हैं आप इसे? देखिए, सबसे ज़्यादा इंतजार बीजेपी को था राहुल गांधी का, और अब वो लौट आए, हालांकि 14 दिन बाद लौटे। लेकिन आप पूरा भाषण का उनका मजमून देखेंगी अस्मिता, तो उन्होंने जैसा कि कहा जा रहा था कि आप और कांग्रेस का इक्वेशन बहुत कुछ निर्भर इलेक्शन को टर्न देगा दिल्ली में, तो उन्होंने केजरीवाल पर बाकायदा हमले बोले हैं, उन्हीं बिंदुओं पर हमले बोले हैं जिन बिंदुओं पर बीजेपी उनको घेरने की कोशिश कर रही है, चाहे फिर वो उनका शीश महल हो, लिकर घोटाला हो, चाहे यमुना की सफाई हो, चाहे उनका व्यक्तिगत जो राजनीतिक सुचिता की बात हो। तो ये सारे मुद्दों पर केजरीवाल को बीजेपी लगातार घेर रही है, और आज राहुल गांधी ने भी वही काम किया। हालांकि अब 5-6 दिन बचे हैं, राहुल थोड़े लेट आए हैं, लेकिन अभी भी काफ़ी समय है। अगर राहुल इसी इंटेंसिटी के साथ दूसरे जगह रैलियां करते हैं, भाषण करते हैं, और उनका भाषण का कंटेंट लगभग यही रहता है, तो काफ़ी कुछ बदलाव आएगा चुनाव में, ये कह सकते हैं, क्योंकि मुस्लिम वोट बढ़ सकता है, दलित वोट बढ़ सकता है, और उसका सीधा फायदा बीजेपी को मिल सकता है। क्योंकि उनका भाषण का आप दूसरा हिस्सा देखेंगे, बीजेपी पर उन्होंने जो हमले बोले तो वो तो परंपरागत हैं, जो ज़्यादातर नेशनल इशूज़ पर संविधान की बात उन्होंने की है। तो केजरीवाल, अगर छोटा सा भी उन्होंने, उनका एक टुकड़ा था भाषण में केजरीवाल पर, लेकिन वो काफ़ी महत्वपूर्ण था। और यही बीजेपी चाहती है कि अगर मुस्लिम वोटर को, खासतौर से मुस्लिम और दलित वोटर को ये लगता है कि कांग्रेस कहीं फाइट में आ रही है और वो वोट इधर जाता है, तो निश्चित रूप से बीजेपी, क्योंकि त्रिकोणीय मुकाबला अगर किन कुछ सीटों पे बना लेती है कांग्रेस, तो बीजेपी को निश्चित रूप से फायदा मिलेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है, कांग्रेस को ये भरोसा दिलाना होगा कि वो जीत रही है, क्योंकि वोट जीतने वाले कैंडिडेट को डालेगा, मुस्लिम हो चाहे दलित है, क्योंकि कंसोलिडेटेड वोट वही जाएगा। तो ये सारे समीकरण आज बदल सकते हैं अगर कांग्रेस सक्रिय हुई, और ना सिर्फ राहुल गांधी के भाषण में, बल्कि कांग्रेस को अगर ग्राउंड लेवल पर भी सक्रिय होना पड़ेगा, बूथ स्तर पर भी सक्रिय होने पड़ेगा। तो ये आज केजरीवाल के लिए, इतने दिन से हम देख रहे थे आज तक कि केजरीवाल लीड कर रहे थे पूरे चुनाव में, उनको फॉलो कर रहे थे, लेकिन आज राहुल ने ध्यान खींचा है। बहुत सारी रैलियां थी, लेकिन फोकस राहुल पर था, क्योंकि ये राहुल गांधी किसी न किसी तरह से बहुत महत्वपूर्ण है इस चुनाव के लिए। बिल्कुल, और 2013 के बाद से मुस्लिम और एससी वोटर्स का शिफ्ट जो आप में हुआ है, उसे अब 5 दिन में राहुल गांधी कैसे अपना मैसेज डिलीवर कर पाएंगे, जानते हैं हम संतोष गौतम जी से। संतोष गौतम जी, 7 दिन शेष है चुनाव को, 5 दिन प्रचार प्रसार के, ऐसे में राहुल गांधी की री एंट्री होती, हम भी बंसल न्यूज पर लगातार चर्चा कर रहे थे कि राहुल गांधी है कहाँ, चलो अब आ गए हैं, बेस वोटर्स को साधने की कोशिश की जा रही है, यानी मुस्लिम वोटर्स, क्या लगता है साध पाएंगे? अब 5 दिन शेष है सर। देखिए अस्मिता जी, वोटर्स को साधने की बात नहीं है, और ऐसा नहीं कि राहुल जी की कोई री एंट्री हो रही है। राहुल जी की एंट्री हो चुकी है 13 तारीख को, और लगातार राहुल गांधी कई और कार्यक्रमों में व्यस्त थे, उनको थ्रोट इन्फेक्शन की भी शिकायत हुई थी। तो निश्चित रूप से राहुल जी कोई इस चुनाव से अलग नहीं है। राहुल जी ने जब भी अपना कोई भाषण दिया हो, आपने देखा होगा कि उन्होंने दोनों दलों को घेरा है, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो चाहे आप पार्टी हो। तो निश्चित रूप से ये बताना चाहते हैं राहुल गांधी, चाहे शीश महल वाला हो, चाहे सैकड़ों करोड़ रुपए खर्च करके तो प्रधानमंत्री निवास बनवाने वाला व्यक्ति हो, चाहे हजारों करोड़ के हवाई जहाज में घूमने वाला हो, चाहे दिल्ली के जो शराब से पैसे लेने वाला व्यक्ति हो, उनके लिए भ्रष्टाचारियों के ऊपर कोई रहम नहीं है। निश्चित रूप से हमें इस बार चुनाव में केवल ये अंतर करना पड़ गया था कि बड़ा चोर कौन और छोटा चोर कौन है। तो हमको पहले बड़े चोर का मुकाबला करना था, इसलिए हमने इनको साथ में लिया, क्योंकि सत्ता में सीटों की आवश्यकता होती है। निश्चित रूप से बड़ी बुराई को निपटाने के लिए बड़ी बुराई का साथ देना पड़ता है, लेकिन इसका मतलब नहीं कि हमने अरविंद केजरीवाल को कभी तकलीफ दी। हमको मालूम है कि दिल्ली में उन्होंने क्या किया है। दिल्ली में जो भी विकास हुआ वो शीला दीक्षित के कार्यकाल में हुआ है, किसी से पंकज चतुर्वेदी जी, मुझे ऐसा लग रहा है बड़ा चोर बीजेपी और छोटा चोर कांग्रेस, यही कहना चाह रहे हैं शायद गौतम साहब। पंकज चतुर्वेदी जी, आप छोटा चोर और बीजेपी बड़ा चोर। पंकज चतुर्वेदी जी, आपका एक रिएक्शन चाहूंगी। ये कांग्रेस पार्टी का विश्लेषण हो सकता है, और आज पूरा देश यही जानना चाहता है कि कांग्रेस पार्टी का मूल चरित्र क्या है। ये कांग्रेस पार्टी लोकसभा चुनाव के पहले इंडी गठबंधन के नाम पर एक राजनीतिक दुकान खोलती है, जिसमें अरविंद केजरीवाल की पार्टी भी सम्मिलित होती है, और कई जगह मिलकर कई जगह विरोध में चुनाव लड़ते हैं, और वो सब ड्रामा इंडी गठबंधन का देश ने लोकसभा चुनाव में देखा, और देश ने इसका उत्तर भी दिया। ऐसे लोग अस्मिता जी जो अवसरवादी सत्ता का हित साधने के लिए एक हो जाते हों,
और फिर अलग हो जाते हो, उन पर कौन विश्वास करेगा। और जैसा शैलेंद्र जी ने कहा कि लोकतंत्र में बड़ा जो संकट होता है और जो जिस पर लोग चलते हैं वो होती है जीत की विश्वसनीयता। अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की कलाई, जिसको हम आपदा कहते हैं, उसकी तो कलाई खुल चुकी है, वो वास्तव में आपदा है। शीश महल से लेकर शराब घोटाला और दुनिया भर के सारे काम जो व्यक्ति कहता था मैं गाड़ी नहीं लूंगा, उस व्यक्ति ने भ्रष्टाचार के ऐतिहासिक रिकॉर्ड कायम किए। मुख्यमंत्री के रूप में जेल में वो व्यक्ति रहा, फिर लौटकर त्याग पत्र दिया सबके सामने। दिल्ली को लेकर जो भी दिवा स्वप्न दिखाए थे, दिल्ली के लोगों ने 2-2 अवसर दिए, बम्पर मेजोरिटी के साथ दिए। पर ठीक है, इसका जवाब ले लेते हैं। वंशराज दुबे जी हमारे साथ जुड़े हैं। वंशराज जी, लगातार दोनों ही पार्टियों की तरफ से एक से आरोप लग रहे हैं, आपने सुने होंगे, क्या कुछ जवाब देंगे? क्योंकि एक तरफ अरविंद केजरीवाल कहते हैं मैं तो गरीब आदमी हूं साहब, दूसरी तरफ आपने आरोप भी सुने। देखिए स्मिता जी, आम आदमी पार्टी तो लगभग 12 सालों से जो हमने काम किया दिल्ली के अंदर, हमने उसको जनता को बताया कि किस तरीके से हमने मेट्रो का एक्सपेंशन किया, 200 किलोमीटर से बढ़ाकर हमने उसको 450 किलोमीटर किया। रोड का नेटवर्क हमने बढ़ाया, 10,000 किलोमीटर हमने किया। फ्लाईओवर 38 हमने बनाए, 582 करोड़ उसको उसमें बचाने का काम किया। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में स्मिता जी 5,000 बस थी, हमने उसको बढ़ाकर 7,500 किया। ड्रेनेज और सीवर लाइन की बात कर लीजिए, लगभग 6800 किलोमीटर की हमने ड्रेनेज और सीवर लाइन बनाई। वाटर पाइपलाइन हमने तो नई ठीक है, लेकिन आज राहुल गांधी ने जिन सीटों पर अपनी सभाएं की है वहां के लोगों का इंफ्रास्ट्रक्चर मुद्दा है, इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक नहीं है, सैनिटाइजेशन मुद्दा है वो ठीक नहीं है, क्योंकि ये वो एरिया है जो दंगा प्रभावित था और यहाँ का मुस्लिम वोटर भी शिफ्ट हुआ है एमसीडी चुनाव में। सर, तो आपके लिए बड़ा चैलेंज हो सकता है। अस्मिता जी, मैं वही बता रहा था कि पिछले 70 वर्षों में, चाहे वह कांग्रेस की सरकार रही हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही हो, दिल्ली के अंदर इन्होंने मात्र 24,000 क्लासरूम बनाया था। हमने सिर्फ 10 वर्षों में 22,000 नए क्लासरूम बनाने का काम किया। 533 मोहल्ला क्लिनिक बनाकर लगभग 7 करोड़ लोगों का अभी तक हमने इलाज करने का काम किया। हम भारतीय जनता पार्टी नहीं है अस्मिता जी। जो आप देखिए ना कि ये उड़ीसा में ये उनके डिप्टी सीएम का बयान है। इन्होंने उड़ीसा में कहा था कि हम जो है सत्ता में आते ही बिजली फ्री करेंगे, और जैसे ही सत्ता में बैठे उनका बयान आ गया डिप्टी सीएम केबी सिंह का कि आप फ्री बिजली की उम्मीद मत रखिए, बिजली बचाने को सीखिए। और आए दिन आप भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को देख रही है दिल्ली के अंदर। क्या कुछ कहेंगे? ये तो आप पर ही सीधा आ रहा है, आपकी पार्टी पर ही आ रहा है। देखिए, आप पार्टी का जो झूठ है वो पूरी दुनिया के सामने आ चुका है। आप पार्टी कह रही है कि हमने स्कूल बनाए, इतने क्लासरूम बनाए, और लेकिन आज दिल्ली की जनता ये कह रही है कि दिल्ली का जो भी विकास हुआ है वो शीला दीक्षित के कार्यकाल में हुआ। चाहे दिल्ली के फ्लाईओवर, स्कूल हो, सब में शीला दीक्षित के योगदान को वहां की जनता याद कर रही है। आपके चैनलों पर भी लगातार दिखाया। अरे मैं आंकड़े दे रहा हूँ सर। संदीप जी, रहिए थोड़ी देर, आपके बीच में नहीं बोल रहा था वंशराज जी, एक बार सुन लीजिए। आंकड़ों की बात मत करिए। एक परसेप्शन जो बन गया है कि अरविंद केजरीवाल ने भ्रष्टाचार के सिवा कुछ नहीं किया। जो लोग लोकपाल के नाम पर सत्ता में आए, अंदर के आंदोलन को आड़ बना आए, कांग्रेस पर तमाम झूठे आरोप लगाकर आए, जिन आरोपों में कोई सत्यता नहीं पाई गई, जी का आरोप हो, चाहे आरोप हो। तो ऐसे झूठे लोग जो नरेंद्र मोदी के चेले बन गए हैं झूठ बोलने के मामले में, नरेंद्र मोदी जुमलों करते हैं और बाद में कहते हो कि 15 लाख दूंगा, 2 करोड़ रोजगार दूंगा। चाहे अरविंद केजरीवाल, वंशराज जी कुछ दिखा रहे हैं संतोष जी, और ये जवाब तो शायद दर्शक भी चाहते हैं, वो जो दिखा रहे हैं, जो सवाल पूछ रहे हैं। अस्मिता जी, एक बात मैं अपनी बात कंप्लीट करूंगा। उन्होंने कहा कि इतने क्लासरूम बनाए और सरकारी स्कूलों का जो स्टाफ है वो प्राइवेट स्कूलों से बेहतर हो गया है। लेकिन देखने में आ रहा है कि चाहे अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, आपका कोई विधायक हो, किसी के परिवार का कोई बच्चा उन सरकारी स्कूलों में नहीं पढ़ रहा है जिसकी तारीफ करते नहीं सकते। हर किसी का बच्चा प्राइवेट स्कूलों में आज भी पढ़ रहा है। तो इससे अधिक पार्टी और कोई दूसरी हो। ठीक है, हमारा मुद्दा मुस्लिम वोटर्स और एससी वोटर्स है, तो हम इसके इर्द गिर्द ही रहे साहब तो बेहतर रहेगा, क्योंकि ये वो मुद्दे हैं संतोष जी जो हम पिछले 8-10 दिनों से इस पर ही चर्चा कर रहे हैं। पंकज जी, आपका भी एक रिएक्शन चाहूंगी। मुस्लिम वोटर्स बड़े वोटर्स माने जाते हैं, क्योंकि ये कहा जाता है कि मुस्लिम ने, एससी एसटी ने जिसका साथ दे दिया, सरकार उसकी बनना तय है। इतिहास अगर हम देखें, पिछले चुनाव को भी हम देखें, तो बड़ा फैक्टर होता है ये। एक तरफ हम देख रहे हैं कि दंगा प्रभावित इलाकों में राहुल गांधी की रैली होना, और कहीं ना कहीं AIMIM भी इस बार भले ही 2 सीटों पर है, लेकिन सक्रियता है, जिस तरह से वो बयान दे रहे हैं उसका भी प्रभाव पड़ता नजर आएगा। ऐसे में बीजेपी कहाँ अपने आप को स्टैंड करती है? क्या आपको फायदा मिलेगा? क्या चैलेंजेस है? आप क्या मुस्लिमों का दिल जीत पाएंगे?
देखिए अस्मिता जी, भारतीय जनता पार्टी मुस्लिम वोटर, हिंदू वोटर, सिख वोटर, पंजाबी वोटर, बिहारी वोटर, पुरबिया वोटर, इस भाव के साथ काम कभी ना करती थी, ना करती है आगे। ऐसा सारे लोग एक समान है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार का विकास कार्य देश भर का हुआ है मध्य दिल्ली के, वो अविस्मरणीय है। और जिस प्रकार का अविस्मरणीय भ्रष्टाचार केजरीवाल जी और आपदा ने किया, वो सबके सामने है। आप देखिए तो स्मिता जी, 3-3, 4-4 मंत्री सलाखों के पीछे, मुख्यमंत्री सलाखों के पीछे, फिर नैतिकता को निर्लजता से धता बताते हुए मुख्यमंत्री उसी पर बने रहते हैं। लौट कर आकर डील होती है कि मैं टेम्परेरी केयरटेकर मुख्यमंत्री बनी हूँ, बाद में कुर्सी जो है शीश महल के मालिक को सौंप दी जाएगी। और सबने पाखंड देखे, तो राजनीति में 1-2 बार पाखंड चल जाता है, 2-2, 3-3 बार पाखंड हो गया स्मिता जी। अब की बार पाखंड खंड खंड होगा। कांग्रेस की बात छोड़ दीजिए, वो 3 में ना 13 में ना 23 में ना 25 में कहीं किसी गिनती में नहीं है। वो तुष्टीकरण की घटिया और इसका भी आप जवाब दे। कहीं ना कहीं वंशराज जी ये कहना चाह रहे हैं कि आप भले ही जो भी हो, हमारे पास तो एक चेहरा है, चेहरे पर हम लड़ रहे हैं, आपके पास तो चेहरा भी नहीं है। इसमें मैं एक सवाल जोड़ूंगा पंकज जी, एक सवाल मैं इसमें जोड़ना चाहूंगा। ये जो पोस्टर दिखा रहे हैं बार बार, कि आपको लगता है कि बीजेपी संगठन के तौर पर पूरे देश में बहुत मजबूत नजर आती है, लेकिन दिल्ली में कहीं ना कहीं वो लीडरशिप खड़ी नहीं कर पाई, और यही फायदा आज आपको मिलता है क्योंकि केजरीवाल के सामने, आपके सामने कोई, आपके पास कोई चेहरा ऐसा नहीं है। तो इसका ये जो जी आपका सवाल समझ गया, वाजिब सवाल है आपका। देखिए, भारतीय जनता पार्टी हर चुनाव में समयकाल परिस्थिति के आधार पर काम करती है, और बहुत सारी जगह, अभी हम हालिया चुनाव की बातचीत करें, मध्य प्रदेश की बातचीत करें, राजस्थान की बातचीत करें, छत्तीसगढ़ की बातचीत करें, महाराष्ट्र की बातचीत करें, और इवन हरियाणा की बातचीत करें, तो वहां ये तय नहीं था कि कौन भाजपा का विधायक या कौन भाजपा का कार्यकर्ता मुख्यमंत्री। लेकिन पंकज जी, नेताओं की वहां बड़ी लंबी फहरिस्त है। आपका मध्य प्रदेश की हम बात कर ले तो ऐसा नहीं था कि कोई चेहरा नहीं था, वो नहीं घोषित किया रणनीति के तहत, वो बात अलग है, लेकिन दिल्ली में कोई चेहरा नजर नहीं आता। शैलेंद्र जी, मेरा वही आग्रह आपसे है कि भारतीय जनता पार्टी के पास सक्षम और सबल कार्यकर्ताओं का अभूतपूर्व भंडार है, और ढेर सारे योग्य कार्यकर्ता दिल्ली की जिम्मेदारी संभालने के योग्य हैं। लेकिन हम समयकाल परिस्थिति के आधार पर तय करें। मैंने इसलिए आपको उदाहरण दिए, 5-5, 6-6 बड़े राज्यों को उदाहरण दिए कि जहां मुख्यमंत्री के रूप में कोई चेहरा नहीं था सामने, और सारे लोगों ने मिलकर चुनाव लड़ा और नतीजा सामने। तो और हम तो चाहते हैं कि आम आदमी पार्टी से अरविंद केजरीवाल जी का चेहरा सामने रहे। का रिएक्शन ले लेते। सुन लिया सर आपने, शायद आप जो सवाल पूछना चाह रहे थे आपको जवाब मिल गया होगा। क्या कुछ कहेंगे वंशराज दुबे? देखिए अस्मिता जी, ये वही लोग हैं। अभी आपने देखा था 6 महीने पहले जब लोकसभा का चुनाव चल रहा था, तो हम चूंकि इंडिया अलायंस का पार्ट थे और ये एनडीए अलायंस का पार्ट थे, तो ये बार बार कहते थे कि भाई हमारा चेहरा तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, हमारा चेहरा नरेंद्र मोदी है, इंडिया का चेहरा कौन है? आज देखिए, जब इनको पता है कि दिल्ली के अंदर जनता इनसे सवाल कर रही है, हमने तो एक पोस्टर जारी किया था, हमने कहा था रमेश बिदुड़ी क्या आपका चेहरा है क्या? रमेश बिदुड़ी जिसको गाली देना भी आता है, जिसको महिलाओं का अपमान करना भी आता है, जो गुंडाई भी कर लेता है, तो भारतीय जनता पार्टी के खांचे में मुख्यमंत्री के उम्मीदवार के रूप में एकदम फिट बैठता है। और दूसरी बात जो आपने कही, सवाल तो आपकी पार्टी पर भी उठे हैं ना सर, जो आप बोल रहे हो दूसरे नेताओं पे। आपने देखा प्रधानमंत्री के मंच से पहले एक बार प्रियंका गांधी जी को गाली दी गई, फिर हमारी दिल्ली की महिला मुख्यमंत्री को किस तरीके से अभद्र टिप्पणी के साथ की गई। क्या हुआ वो तो जग जाहिर है। नहीं, हमारी पार्टी के अंदर क्या हुआ बताइए ना आप। हमारी पार्टी के अंदर भाई आपने देखा नहीं कि स्वाति मालीवाल वाला हम देख ले मुद्दा, देखिए ऐसी कई सारी बातें सामने आ जाएगी, तो हम पर्सनल ना जाते हुए जो चीजें सार्वजनिक है आपने नहीं देखा कि मारपीट हुई या क्या हुआ क्या नहीं हुआ, आपने नहीं देखा, लेकिन आपने देखा कि प्रधानमंत्री के मंच से किस तरीके से रमेश बिदुड़िया भद्र टिप्पणी कर रहे थे। दूसरा जो आपने एक सवाल किया कि दलित और मुस्लिम के वोटरों की बात, अस्मिता जी आज दिल्ली के अंदर आप देख लीजिए, चाहे वह दलित वर्ग हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे अगड़ा हो, चाहे पिछड़ा हो, मिडिल क्लास हो, लोअर मिडिल क्लास हो, हर परिवार का कम से कम 25 से 30 हजार रुपए हर महीना अरविंद केजरीवाल जी की सरकार बचाने का काम कर रही है। फ्री बिजली देकर, फ्री पानी देकर, अच्छी फ्री शिक्षा देकर, इलाज देकर, महिलाओं की बस की यात्रा मुफ्त करके, ये सारी योजनाएं जब आप इसको कंक्लूड करेंगी तो लगभग 25 से 30 हजार सवाल है। ये भी तो सोचने का विषय है कि जब आपकी सुविधाएं मिल रही है लोगों को, उसके बावजूद भी शिफ्ट हो रहा है वो वोट। नहीं अस्मिता जी, ऐसा कुछ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस
चूंकि आज एक दूसरे के लिए हम बने तुम बने एक दूसरे के लिए, चूंकि ये आज एक दूसरे के लिए जी रहे हैं। आपने देखा नहीं क्या ये प्रवेश वर्मा जब खुलेआम वहां नोट बांट रहा था झुग्गियों में, तो इस पे कंप्लेंट किसने किया था? आम आदमी पार्टी ने किया था, कांग्रेस के किसी नेता ने गौतम जी से मुंह नहीं रिएक्शन खोला। चाहूंगी। संतोष गौतम जी बड़े आरोप, गंभीर आरोप लगा रहे हैं वो। देखिए, आप पार्टी और भारतीय जनता पार्टी में कोई अंतर नहीं है। जहां इनको सुविधा लगती है वहां ये खामोश हो जाते हैं, जहां इनको लगता है कि हमारा फायदा वहां ये बोलने लग जाते हैं। आपने देखा कि जब दिल्ली की सड़कों पर हजारों की संख्या में मुस्लिम महिलाएं प्रदर्शन कर रही थी, अरविंद केजरीवाल के मुंह से एक भी शब्द नहीं निकला था, क्योंकि उनको लगता था कि इससे मैं मुस्लिम का पक्षकार कहलाऊंगा। तो वोटों की लालच में जहां कहीं भी दमन होता है वहां ये खामोश हो जाते हैं अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी। और जहां तक आपने कहा कि राहुल जी मुस्लिमों के एरिया में है, तो मैं कहता हूँ राहुल जी मुस्लिमों के एरिया में नहीं है। राहुल जी ठीक उस व्यक्ति के एरिया में जाता है जिसके साथ दम होता है। ये जो और भी भट्टा डिस्कशन मुस्लिमों हुआ के इससे साथ मेरे राहुल जहन में एक सवाल आ रहा है, शैलन जी आपसे समझना चाहूंगी और शायद दर्शक भी हमारे समझना चाहते होंगे। एक है तो सेफ है, ये हमने सुना था, हालांकि ये नारा भले ही बीजेपी का हो, लेकिन यहाँ पर जो स्थिति बनी है, बीजेपी कहती है कांग्रेस और आप एक है, कांग्रेस कहती है आप और बीजेपी एक है। ये क्या चल रहा है सर? ये इससे कितना फर्क पड़ने वाला है? आप थोड़ा सा इसको एलैबोरेट करके बताइए। देखिए, ये अगर मुकाबला त्रिकोणीय बनता है वहाँ पे तो निश्चित रूप से चुनाव दिलचस्प होगा। लेकिन देखिए, अगर हम पूरा दिल्ली के राजनीतिक इतिहास को देखें तो जब 15 साल कांग्रेस की सरकार रही और उसकी ज़मीन पर आपने कहीं ना कहीं जगह बनाई है। बीजेपी जब केंद्र में आई 2014 में, उसके बाद उसका वोट परसेंटेज लगातार बढ़ा है, लेकिन जो मेन वोटर है, जो चाहे मुस्लिम हो चाहे दलित हो, वो वोट शिफ्ट हुआ है कांग्रेस में, और सॉरी आप में शिफ्ट हुआ है कांग्रेस का वोट। और कांग्रेस ने पिछले 2 चुनाव में देखा होगा बहुत ही अनमने ढंग से इस चुनाव लड़ा है। पिछली बार तो 4% पे वो आ गए थे, मतलब इतनी बड़ी पार्टी, राष्ट्रीय पार्टी दिल्ली में सिर्फ 4% वोटों में सिमट जाएगी। तो ये जो वोट लड़ाई अब इसी चीज़ की है कि बीजेपी का वोट देखिए इंटैक्ट है, वो किसी भी चुनाव में 38%, 39%, 37% पे ही दिल्ली में रही है। लोकसभा में जरूर वो 15% का इजाफा होता है, 54-53 पर वो पहुंच जाते हैं, लेकिन वो नेशनल इशूज़ पर होता है या ब्रांड मोदी पर जो वोट पड़ता है वो है। तो वो जो 15% वोट है, बीजेपी वही चाह रही कि वो परसेंट कम से कम 7-8% इधर आ जाए तो उसको फ़ायदा होगा, और इसमें मदद कर सकती है कांग्रेस, क्योंकि कांग्रेस निश्चित रूप से, कांग्रेस कभी भी आप इग्नोर नहीं कर सकते कांग्रेस को। वहाँ पर संगठन की दिक्कत है, उनका कैडर ख़त्म हुआ है, राहुल गांधी ने उस तरह से ध्यान नहीं दिया, आज भी 14 दिनों के बाद वो पहुंचे, तो ये प्रॉब्लम है। लेकिन अगर कांग्रेस ठीक से लड़ती है तो वोट तो जरूर ले जाएगी वो, क्योंकि देखिए 2021 का जो दंगा है उसको लेके मुसलमानों में नाराज़गी निश्चित रूप से, आपका जो स्टैंड रहा है उस दंगे को लेकर, तो उसमें मुसलमानों को जरूर नाराज़गी है। दलित जो मिडिल क्लास देखें हम, मिडिल क्लास उस तरह से आपके साथ इंटैक्ट अब नहीं है, क्योंकि क्योंकि उसके बच्चे तो प्राइवेट स्कूल में पढ़ते नहीं है, और दूसरी भी चीज़ें हैं, तो अपर जो मिडिल क्लास है वो भी शिफ्ट हो सकता है बीजेपी की तरफ या कांग्रेस की तरफ। तो ये पूरे गणित जो उलझे हुए हैं कि वोट बटेगा तो कहाँ जाएगा। बीजेपी का वोट 38% इंटैक्ट है, और मुझे नहीं लगता कि वो इधर उधर होगा। लड़ाई बीजेपी की उस 15% वोट को जो लोकसभा तक वो ले आती है, क्योंकि अगर हम देखें लोकसभा का चुनाव हुआ, अगर विधानसभा बार देखें तो वो 60 सीटों पे करीब जीती है। अगर ऐसे देखें हम विधानसभा सीटें 60, तो वो बड़ा अंतर पैदा हो जाता है। लेकिन और देखिए लीडरशिप की बात है, बीजेपी के सामने प्रॉब्लम लीडरशिप की है वहाँ पे, क्योंकि जब मोदी के नाम पर वोट पड़ते हैं लोकसभा में तो वो एक तरफा चले जाते, दिल्ली 7 सीट वो जीतते, और ऐसा कोई फेस वो इतने दिनों में बना नहीं पाई। सुषमा स्वराज हो, चाहे उससे पहले मदन लाल खुराना हो, और उससे पहले साहब सिंह वर्मा हो, जो वो कद के लीडर बीजेपी उधर संगठन में बना नहीं पाई। तो ये एक दिक्कत बीजेपी के सामने सबसे बड़ी है। ठीक है सर, अब ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि एक तरफ पार्टी कहती है हमारे पास मुद्दे हैं, जो 3 पार्ट में संकल्प पत्र जारी किया। अब देखने वाली बात होगी कि जनता किसे वोट देती है, किस पर विश्वास करती है। इसी के साथ सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और चर्चा में शामिल होने के लिए। तो देखिए, दिल्ली के दल में जीत का प्रण लिए तमाम दिग्गज उतर चुके हैं और लगातार प्रचार प्रसार जारी है। योगी आदित्यनाथ हो, राहुल गांधी हो, चाहे कोई भी हो, सभी ताकत झोंक रहे हैं। 5 दिन और शेष है और हम भी ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि दिल्ली वालों के दिल में क्या है, और इसी तरह रोज चर्चाएं होती रहेगी।